हेलो एवरीवन, आई एम रूबी, यू आर विद रूबिकल एकेडमी। आज अपना टॉपिक है सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न। तो आइए देखते हैं कि व्हाट इज़ सेल साइकिल एंड व्हाट स्टेप्स अकर इन सेल डिवीज़न। तो सेल साइकिल क्या है? तो हम सब जानते हैं कि जो अपना बॉडी है उसमें हमेशा सेल का डिवीज़न होता रहता है, ठीक। तो किस जगह पे कौन सी ऐसी सेल है जिनमें हमेशा डिवीज़न होता रहता है और किन सेल में डिवीज़न नहीं होता है? तो इन सब चीज़ों को देखना पहले काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है सेल साइकिल को समझने के लिए। तो हम जानते हैं कि जैसे आप अपने बॉडी को देखिए, जो स्किन है, जो पूरा आपके बॉडी को कवर किया हुआ है स्किन, तो इसमें सेल डिवीज़न की ज़रूरत काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि अगर यहाँ पे नए सेल का फॉर्मेशन नहीं होगा तो आपकी स्किन बिल्कुल रफ हो जाएगी और आपको अगर कभी कट हो जाता है तो जो हीलिंग हो जाती है जल्दी से, वो सेल डिवीज़न की वजह से ही होता है कि नए सेल का हमेशा फॉर्मेशन होता रहता है, जिसकी वजह से आपकी हीलिंग जल्दी से हो जाती है। तो बाहर जो शरीर का पूरा लेयर है, जो स्किन है, वहाँ पर सेल डिवीज़न काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, हम ये देख रहे हैं। उसके बाद जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल जो ट्रैक्ट है, मतलब आपका जो फूड ट्यूब है, ठीक, उसमें सेल डिवीज़न की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है कि वहाँ पर डिफरेंट टाइप के एंजाइम्स रिलीज हो रहे हैं, फूड का डाइजेशन हो रहा है, तो उसमें भी सेल डिवीज़न की ज़रूरत काफ़ी ज़्यादा है कि वहाँ पर हमेशा नए सेल का फॉर्मेशन होता रहे, ठीक। तो ऐसे ही बॉडी में कई जगह है जहाँ पर सेल डिवीज़न की हमेशा नए सेल की ज़रूरत होती है कि जब पुराने सेल डैमेज हो जाते हैं, काम करना बंद कर देते हैं, तो नए सेल वहाँ पर हमेशा बनते रहते हैं। तो इस तरीके से लेबाइल होता है कि स्किन, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट और बोन मैरो, यहाँ की जो सेल हैं इनमें हमेशा डिवीज़न होता रहेगा, हमेशा इनमें नए सेल का फॉर्मेशन होता रहता है, ठीक। क्योंकि ये ऐसे पार्ट हैं बॉडी के कि इनमें सेल डिवीज़न की ज़रूरत काफ़ी ज़्यादा है। स्टेबल जो होते हैं जैसे कि लीवर, किडनी और पेनक्रियास, तो इनमें हमेशा सेल डिवीज़न नहीं होता है, ठीक। इनमें बाकी के स्किन और ट्रैक्ट जो है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट और बोन मैरो की तरह लीवर और किडनी, पेनक्रियास में सेल डिवीज़न हमेशा नहीं होता रहता है। इनमें सेल डिवीज़न की ज़रूरत तब पड़ती है जब कोई सेल डैमेज हो जाता है या वो फिर काम करना बंद कर देता है, तो ये ओकेजनली होता है, ठीक। इन सब में लीवर, किडनी और पेनक्रियास में सेल डिवीज़न ओकेजनली होता है, ये हमेशा नहीं होता है, जब ज़रूरत पड़ती है तब होता है, ठीक। परमानेंट में क्या होता है कि वो सेल जिनमें डिवीज़न हो ही ना, जो सेल जिनका सेल डिवाइड ही ना हो, तो जैसे नर्व सेल, हम जानते हैं कि जो नर्व सेल है उसमें सेल डिवीज़न नहीं होता है। जैसे कि आप अपने मसल्स को ले लीजिए, ठीक, नर्व सेल है, इसमें डिवीज़न नहीं होता है। कभी जैसे कि किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तो अगर उसके सर में क्या होता है, चोट आ जाता है, हाथ में उसके चोट आ जाता है, कई बार फ्रैक्चर हो जाता है, तो वहाँ पर क्या होता है कि सेल का डिवीज़न नहीं होता है, जिस वजह से वो बॉडी पार्ट पहले जैसा फिर से नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि वो नर्व सेल है, नर्व सेल में डिवीज़न नहीं होता है। तो ये हमने देखा कि वो सेल जिनमें हमेशा डिवीज़न होता रहता है वो आपके स्किन की सेल हैं, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की सेल है, बोन मैरो की सेल है। लीवर, किडनी, पेनक्रियास में जो सेल डिवीज़न होता है वो ओकेजनली होता है, जब ज़रूरत पड़ती है काफ़ी ज़्यादा तब होता है। परमानेंट इनमें सेल डिवीज़न नहीं होता है। नर्व सेल में सेल डिवीज़न होता ही नहीं है, ठीक। तो ये हमने ज़रूरत देखी कि क्यों हमारे बॉडी में सेल डिवीज़न की ज़रूरत है। अब हम आगे थ्योरेटिकल पार्ट को देखते हैं। तो सेल डिवीज़न क्या, सेल साइकिल क्या है? सेल साइकिल क्या है? द सीक्वेंस ऑफ 1 मिनट, the sequence of event by which a cell duplicate its genome, synthesizes the other constituent of the cell and eventually divide into two daughter cell is formed cell cycle, ठीक। जब
सेल क्या हो रहा है, जीनोम जब डुप्लीकेट हो जाए, सेल दो पार्ट में हो जाए, ठीक, दो डॉटर सेल वहाँ पे बने, तो वो आपका सेल साइकिल है। डीएनए सिंथेसिस अकर ओनली ड्यूरिंग वन स्पेसिफिक स्टेज इन द सेल साइकिल, ठीक। तो जो डीएनए सिंथेसाइज होता है, तो सेल साइकिल का एक ही ऐसा स्टेज है जहाँ पर डीएनए की सिंथेसिस होती है। हर स्टेज में सेल डीएनए का सिंथेसिस नहीं होता है, इस पॉइंट में ये बताया गया है। आगे देखते हैं फेजेस ऑफ सेल साइकिल। सेल साइकिल के कितने फेज होते हैं? सेल साइकिल द सेल डिवाइड वंस इन अप्रॉक्सीमेटली 24 आवर, ठीक। तो हमारे बॉडी में हर सेल हर 24 घंटे में डिवाइड होती रहती है, और सेल साइकिल का जो टाइम है सेल डिवीज़न का, ये वेरी करता है सेल टू सेल। तो अगर हम यीस्ट की बात करें तो यीस्ट में हर 90 मिनट पे सेल डिवीज़न पाया जाता है। तो ये हमें याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा जा सकता है कि यीस्ट में सेल साइकिल जो है ये कितने मिनट के अंतर में होता है। तो ये 90 मिनट पे होता है। सेल साइकिल इसे दो पार्ट में रखा गया है, इंटरफेज और एमफेज, ठीक। तो इंटरफेज क्या है और एमफेज क्या है? तो इंटरफेज क्या है कि हमने देखा कि 24 घंटे में सेल का डिवीज़न होता रहता है, हर सेल हर 24 घंटे के बाद डिवाइड होगी। तो इंटरफेज में 23 आवर लगते हैं, बस 1 घंटा लगता है मेटाफेज में। एम फेज में बस 1 घंटा लगता है, बाकी के 23 घंटे जो हैं ये इंटरफेज में लगता है। क्यों इंटरफेज में इतना लंबा टाइम लगता है? क्योंकि सेल डिवीज़न की जितने भी ज़रूरतें होती हैं, जितना भी प्रोसेस होता है, वो सब इंटरफेज में ही किया जाता है। जैसे कि अभी आपका एग्ज़ाम नज़दीक आया है, आप इतने लंबे टाइम से 4-5 महीने से अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक। तो आप तैयारी कर रहे हैं 4-5 महीने से, एग्ज़ाम आपका 1.5 घंटे का होगा, ठीक। तो आप इस 4-5 महीने की तैयारी 1.5 घंटे के लिए करते हैं। तो वैसे ही इंटरफेज है कि ये तैयारी होती है, यहाँ पर 23 घंटे तक पूरी तैयारी की जाएगी एक सेल को डिवाइड करने के लिए, और बाकी के 1 घंटे में सेल डिवाइड हो जाता है। तो इसलिए जो इंटरफेज है ये 23 आवर का होता है, और एम फेज जो है ये 1 घंटे का होता है। इसीलिए जो इंटरफेज है ये इसे बोला जाता है कि 95% जो टाइम लगता है ये इंटरफेज में लगता है, बाकी का 5% टाइम एम फेज मतलब माइटोसिस फेज में लगता है। तो ये हमें याद रखना है कि कितना परसेंट किस में लगता है, ठीक। एम फेज रिप्रेजेंट द एक्चुअल सेल डिवीज़न और माइटोसिस, ठीक। तो ये हमने बताया कि जो एक्चुअल में जो सेल डिवीज़न होता है वो एम फेज में होता है। बाकी जो प्रिपरेशन किया जाता है सेल को डिवाइड करने के लिए, जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, प्रोटीन की ज़रूरत पड़ती है और जितने भी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, वो सब इंटरफेज में किया जाता है। इंटरफेज में तैयारी की जाती है सेल को डिवाइड करने में, फाइनली सेल एम फेज में डिवाइड होता है। यहाँ पर ये बोला गया है इंटरफेज रिप्रेजेंट द फेज बिटवीन 2 सक्सेसिव एम फेज, ठीक। तो ये भी सही है। नेक्स्ट है 24 आवर एवरेज ड्यूरेशन ऑफ द सेल साइकिल ऑफ अ ह्यूमन सेल। तो ये हमने देखा अभी कि 24 आवर ड्यूरेशन होता है, आगे है, और बाकी 1 घंटा जो है ये प्रॉपर लास्ट का जो टाइम होता है एम फेज उसमें लगता है। द इंटरफेज लास्ट मोर देन 95% ऑफ ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल। तो ये मैंने बताया कि इंटरफेज जो है ये 95% पूरा सेल साइकिल का टाइम जो है इंटरफेज में लगता है, बाकी का 5% एम फेज में लगता है। एम फेज में क्या होता है? एम फेज में न्यूक्लियर डिवीज़न होता है, एम फेज में न्यूक्लियस का डिवीज़न शुरू हो जाता है, ठीक। बाकी इंटरफेज में अभी तैयारी की जाती है न्यूक्लियस को डिवाइड करने की, और फाइनली जो न्यूक्लियस का डिवीज़न होता है, न्यूक्लियर डिवीज़न, दैट अकर इन एम फेज। आगे है सेपरेशन ऑफ डॉटर सेल क्रोमोसोम कैरियोकाइनेसिस। तो कैरियोकाइनेसिस मतलब कि जब न्यूक्लियस को कैरियन बोला जाता है, तो न्यूक्लियस का जब डिवीज़न होता है तो उसे कैरियोकाइनेसिस बोला जाता है, और जब साइटोप्लाज्म का डिवीज़न होता है तो उसे साइटोकाइनेसिस बोला जाता है। तो एम फेज को 2 पार्ट में रखा गया है, कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। तो ये हमें याद रखना है कि एम फेज के 2 पार्ट हैं, कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस, ठीक। साइटोकाइनेसिस में साइटोप्लाज्म का डिवीज़न एंड कैरियोकाइनेसिस में न्यूक्लियस का डिवीज़न होता है। इंटरफेज क्या है? द इंटरफेज इसे रेस्टिंग फेज बोला जाता है।
रेस्टिंग फेज बोला जाता है, जबकि सबसे ज़्यादा काम इसी फेज में किया जाता है। सारी तैयारी जो है सेल को डिवाइड करने की वो इंटरफेज में ही की जाती है, लेकिन इसे रेस्टिंग फेज बोला जाता है। ये सेकेंड नाम इसका आपको याद रखना है। ड्यूरिंग विच द सेल इज सेपरेट प्रिपेयरिंग फॉर डिवीजन, तो ये हमने देखा कि इंटरफेस में सेल को प्रिपेयर किया जाता है डिवीजन के लिए बाय अंडरगोइंग बोथ सेल ग्रोथ एंड डीएनए रेप्लिकेशन इन एन ऑर्डरली मैनर। तो इंटरफेस में क्या होता है, एक सेल जो है उसका डीएनए रेप्लिकेट होगा, सेल का साइज़ बड़ा हो जाएगा। एक ऑर्डर, एक सीक्वेंस में होता है कि पहले सेल का साइज़ बड़ा होगा, फिर डीएनए रेप्लिकेट होगा। तो ये एक सीक्वेंस है, इसमें बताया गया है। तो ये आपका इंटरफेस में होता है। अब इंटरफेस को 3 पार्ट में रखा गया है, G1 फेज, S फेज और G2 फेज। S फेज को सिंथेसिस फेज भी बोला जाता है, ये याद रखना है। ठीक, तो हमने अभी तक ये देखा कि सेल साइकिल के 2 फेज हैं, एम फेज एंड इंटरफेज। एम फेज क्या है कि यहाँ पर जो सेल डिवीज़न होता है, न्यूक्लियर डिवीज़न, वो यहाँ पे पाया जाता है। बाकी इंटरफेज में एक सेल को डिवाइड करने की जो तैयारी है, रेस्टिंग फेज इसे बोला जाता है। बाकी सेल को प्रिपेयर किया जाता है डिवीज़न के लिए, तो ये आपके इंटरफेज में होता है। एम फेज को 2 पार्ट में रखा गया है, कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। इंटरफेज के 3 पार्ट हैं, G1, S एंड G2। अब आगे हम इन तीनों फेज को देखते हैं। बहुत आसान है सेल साइकिल, बस आपको यही याद रखना है कि किस फेज में क्या होता है, बाकी तो पूरा बहुत ही ज़्यादा आसान है। आप देखिएगा, आपको बहुत ज़्यादा जल्दी से समझ में आएगा, बहुत आसानी से समझ में आएगा। G1 फेज में क्या होता है, इसे इंटरवल फेज बोला जाता है। ठीक, तो पहले मैं आपको थोड़ा बताना चाहूँगी कि ये साइकिल है, तो ये है एम फेज, जिसमें बस 5% टाइम लगता है। ठीक, और ये है G1, ये है S और ये है G2 फेज। ठीक, तो G1 फेज क्या है, G1 जब आपने देखा कि इंटरफेज में डीएनए का रेप्लिकेशन किया जाता है और सेल का साइज बड़ा हो जाता है। ठीक, तो डीएनए का जो रेप्लिकेशन है ये G2 फेज S फेज में होता है। ठीक, डीएनए रेप्लिकेशन S फेज में होता है, ये हमें याद रखना है। तो डीएनए और सेल का साइज़ जो है, सेल ग्रोथ जो है, ये भी एस फेज में होता है। तो डीएनए को रेप्लिकेट करने के लिए, सेल का साइज़ बड़ा करने के लिए प्रोटीन की ज़रूरत पड़ती है। ठीक, तो जब आप किसी भी काम को करते हैं तो सबसे पहले आप ये देखते हैं कि उस काम को करने के लिए किस चीज़ की पहले ज़्यादा ज़रूरत है। तो इसीलिए प्रोटीन की पहले ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है कि जब प्रोटीन बनेगा तभी तो यहाँ पर डीएनए का सिंथेसिस होगा, डीएनए रेप्लिकेट होगा और सेल का साइज़ बड़ा होगा। तो इसलिए G1 फेज में पहले प्रोटीन बनता है और यही प्रोटीन यही प्रोटीन यूटिलाइज़ किया जाता है डीएनए रेप्लिकेशन में और सेल का साइज़ बड़ा हो जाएगा। आप इस तरीके से समझने की कोशिश कीजिए कि पहले सेल को डिवाइड करने के लिए, इन प्रोसेस को करने के लिए सबसे पहले प्रोटीन की ज़रूरत पड़ी, तो G1 फेज में प्रोटीन बन गया। अब प्रोटीन बन गया तो यहाँ पर डीएनए रेप्लिकेट होगा और सेल का साइज़ बड़ा हो जाएगा, मतलब ये प्रोटीन यूटिलाइज़ कर लिया गया। अब तो ये प्रोटीन ख़त्म हो गया क्योंकि ये प्रोटीन यूटिलाइज़ हो गया डीएनए के रेप्लिकेशन में और सेल के साइज़ बड़ा करने में। अब फिर से प्रोटीन की ज़रूरत पड़ेगी जब एम फेज में न्यूक्लियर डिवीज़न होगा। ठीक, जब एम फेज में न्यूक्लियर डिवीज़न होगा तो वहाँ पर भी तो प्रोटीन की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसलिए G2 फेज में भी प्रोटीन सिंथेसिस होता है। ठीक, G2 फेज में भी प्रोटीन सिंथेसिस होता है। तो ये आपको याद रखना है कि G1 और G2 फेज में प्रोटीन का सिंथेसाइज किया जाता है और G1 फेज में जो प्रोटीन बनता है उसके बाद उस प्रोटीन का यूटिलाइजेशन कर लिया जाता है डीएनए सिंथेसिस में, डीएनए रेप्लिकेशन में, और सेल का साइज़ बड़ा हो जाएगा। फिर उसके बाद G2 फेज में प्रोटीन बनेगा और फिर M फेज में सेल डिवीज़न जो होगा, न्यूक्लियर डिवीज़न जो होगा, उसमें इस प्रोटीन को यूटिलाइज़ किया जाएगा। ठीक, आई होप आप लोगों को अब ये समझ में आ जाएगा आसानी से। फिर अब पढ़ते हैं G1 फेज करेस्पॉन्ड्स टू द इंटरवल बिटवीन माइटोसिस एंड इनिशिएशन। ठीक, तो G1 क्या है, आपने देखा कि M फेज है, M के बाद G1 आ रहा है। तो ऐसे ही कि एम फेज मतलब पूरा कंप्लीट हो चुका है, एक सेल जो है, जो अभी जस्ट उसमें सेल डिवीज़न हुआ, पूरा प्रोसेस सेल साइकिल का हो चुका, वो डिवाइड हो चुका है। ठीक, तो अभी वो डिवाइड हो चुका, अब बाद में जब उसे फिर से डिवीज़न की ज़रूरत पड़ेगी तो उस फेज़ के जो इंटरवल होगा उसे G1 बोला गया। ठीक, तो इस चीज़ को बोला जा रहा है G1।
इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन वही चीज़ है कि डीएनए का रेप्लिकेशन जब तक नहीं होगा और माइटोसिस खत्म हो चुका रहेगा तो उस फेज़ को बोला जाएगा जीवन फेज़। ड्यूरिंग जीवन सेल इज़ मेटाबॉलिकली एक्टिव। सही बात है, क्योंकि वहाँ पर प्रोटीन का सिंथेसिस किया जा रहा है, इसलिए सेल काफ़ी ज़्यादा एक्टिव होगा जब प्रोटीन का सिंथेसाइज किया जाएगा। तो ये भी एक याद रखने वाला पॉइंट है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। कॉन्टिन्यूसली ग्रो बट डस नॉट रेप्लिकेट इट्स अ डीएनए। सेल जो है वो बड़ा होता जाएगा, उसका साइज बड़ा होता जाएगा, लेकिन यहाँ पर डीएनए का रेप्लिकेशन नहीं होगा। ठीक, ये याद रखना है। अब मेन फेज आता है एस फेज, जिसे सिंथेसिस फेज भी बोला जाता है। मार्क द पीरियड ड्यूरिंग विच डीएनए सिंथेसिस और रेप्लिकेशन टेक प्लेस। ठीक, तो एस फेज में डीएनए का सिंथेसिस या रेप्लिकेशन होता है, ये याद रखना है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि डीएनए का सिंथेसिस या रेप्लिकेशन एस फेज में किया जाता है। द अमाउंट ऑफ डीएनए पर सेल डबल। हर सेल में जितना डीएनए का अमाउंट होता है वो डबल होता जाता है। ठीक, इफ द इनिशियल अमाउंट ऑफ डीएनए इज डिनोटेड एट 2C इट इंक्रीज 4C। अगर सेल के डिवाइड होने से पहले जो डीएनए था वो एक बोला गया है कि 2C जो भी है 2C बोला गया है, तो ये बाद में इंक्रीज होकर के 4C हो जाता है। देयर इज़ नो इंक्रीज इन द क्रोमोजोम नंबर। लेकिन क्रोमोजोम नंबर जो है वो इंक्रीज नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं आप ये अब समझिएगा कि हम जानते हैं कि डीएनए क्या है, एक थ्रेड लाइक ऐसे पूरा स्ट्रक्चर है। ठीक, डीएनए है, और डीएनए जब हिस्टोन प्रोटीन से बाउंड हो जाता है, बंध जाता है, तो आपका क्रोमेटिड बोला जाता है। तो ये है डीएनए ऐसे हिस्टोन प्रोटीन से बंधा हुआ है। ठीक, हिस्टोन प्रोटीन से लगा हुआ, जब डीएनए ऐसे एक चैन पूरा बना लेगा, आगे ऐसे पूरा चैन बन जाएगा, तो उसे क्रोमेटिड बोला जाएगा। ठीक, और यही क्रोमेटिड जो है जब इस तरीके से कंडेंस फॉर्म में हो जाता है, इसके अंदर पूरा ऐसे जब क्रोमेटिड भर जाए, ठीक, फिल हो जाए कंडेंस फॉर्म में, तो ये आपका क्रोमोजोम बोला जाएगा। ठीक, इसे क्रोमोजोम बोला जाएगा। और ये है सेंट्रोमियर, ये जो चीज़ है बीच में ये है सेंट्रोमियर, इसे बोलते हैं सेंट्रोमियर। ठीक, जितने सेंट्रोमियर होंगे उतना ही क्रोमोजोम बोला जाएगा। ठीक, अगर यहाँ पर ऐसे 2 हेलिक्स और लग जाएं, ठीक, लेकिन ये एक ही साथ एक ही सेंट्रोमियर से जुड़े हो, तब भी इसे एक ही क्रोमोजोम बोला जाएगा। ये चीज़ हमेशा याद रखना है कि सेंट्रोमियर के नंबर से पता लगाया जाता है कि एक सेल में कितने क्रोमोजोम हैं, उनके इस हेलिक्स से पता नहीं लगाया जाता है। ठीक, तो ये हो गया क्रोमेटिड, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर पूरा जो कि हिस्टोन प्रोटीन से बंधा हुआ है, ये क्रोमेटिड हो गया। तो यही चीज़ हमें यहाँ पे समझना है। ड्यूरिंग एस फेज डीएनए रेप्लिकेशन बिगिन इन द न्यूक्लियस। एस फेज में डीएनए का रेप्लिकेशन न्यूक्लियस में शुरू हो जाता है। सेंट्रियोल डुप्लीकेट्स इन दी साइटोप्लाज्म। सेंट्रियोल जो है हम जानते हैं कि ये सेल है, सेल के अंदर ऐसे स्ट्रक्चर फिल रहते हैं। ठीक, और यहाँ पे ये न्यूक्लियस है पूरा, इसमें आपका जेनेटिक मटेरियल। ठीक, तो ये जो है ये सेंट्रियोल है। ठीक, तो सेंट्रियोल जो है इसका मेन काम है सेल डिवीज़न में, अभी आप आगे देखेंगे। तो ये जो है सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन भी शुरू हो जाता है आपके एस फेज में। उसके बाद G2 फेज में वही फिर से बोला गया कि प्रोटीन सिंथेसाइज किया जाता है माइटोसिस प्रोसेस के लिए। अब आई होप आप लोगों को ये G1, S और G2 पूरा समझ में आ गया होगा, बहुत आसान था। अब आगे देखते हैं कि वो सेल जो डिवाइड नहीं होती हैं, अभी मैंने बताया कि कुछ सेल जो हैं वो डिवाइड होती हैं, कुछ सेल नहीं डिवाइड होती हैं। तो मैनी अदर सेल डिवाइड ओनली ओकेजनली, जैसे मैंने बताया लीवर का, पेनक्रियास का, ये सेल ओकेजनली डिवाइड होती हैं। ठीक, तो ये हमेशा जीवन फेज में पड़ी रहती हैं, एक रेस्टिंग फेज में पड़ी रहती हैं, जब इन्हें ज़रूरत पड़ती है तभी ये डिवाइड होती हैं। ठीक, तो ये जीवन फेज में पड़ी रहती हैं, इसलिए ये जिस स्टेज में पड़ी रहती हैं उसे बोला जाता है क्वेसेंट स्टेज, और क्वेसेंट स्टेज को G0 से भी डिनोट किया जाता है। तो ये आपको याद रखना है कि क्वेसेंट स्टेज क्या है। क्वेसेंट स्टेज में वे सेल आती हैं जो ओकेजनली डिवाइड होती हैं। ठीक, तो यहाँ पर ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट था। अब क्या है कि इन एनिमल माइटोटिक सेल डिवीजन इज ओनली सीन इन द डिप्लॉयड सोमैटिक सेल। ठीक, तो हमारा सोमैटिक सेल मतलब क्या, डिप्लॉयड मतलब 2N। ठीक, तो माइटोटिक जो डिवीज़न है, सेल डिवीज़न, ये सोमैटिक सेल में होता है, ये डिप्लॉयड सेल में होता है, एनिमल्स में बताया जा रहा है। ठीक, लेकिन कुछ ऐसे एक्सेप्शन भी हैं जिनमें हेप्लॉयड सेल में भी माइटोटिक डिवीज़न पाया जाता है।
ठीक, तो ऐसे हो गया मेल हनी बी। और कुछ प्लांट ऐसे हैं जिनके हैप्लॉयड और डिप्लॉयड दोनों सेल में माइटोटिक डिवीजन पाया जाता है। तो ये यहाँ पे कुछ याद रखने वाली बातें थी। क्वेश्चन स्टेज क्या होता है और माइटोटिक डिवीजन जो कि एनिमल में होता है उसके डिप्लॉयड सोमैटिक सेल में, लेकिन कुछ एक्सेप्शन क्या है, मेल हनी बी और हैप्लॉयड डिप्लॉयड सेल, कुछ ऐसे प्लांट। अब आगे देखते हैं एम फेज, सबसे इम्पॉर्टेंट फेज। तो हमने देखा सारा काम तो इंटरफेज जो है उसमें किया जा रहा है, पूरी तैयारी की जा रही है सेल को डिवाइड करने की। लास्ट 1 घंटे में सेल पूरा डिवाइड होकर के दो सोमैटिक जो 2 डॉटर सेल है वो बन करके तैयार हो जाती हैं लास्ट के 1 घंटे में। ठीक, तो इसमें क्या है, इक्वेशनल डिवीजन। ठीक, सिंस द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन द पेरेंट एंड प्रोजेनी सेल इज द सेम, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज इक्वेशनल। 1 minute. The number of chromosomes in the parent and progeny cell is the same. ठीक, हम जानते हैं, जैसे कि आप सोचिए जब किसी के सपोज कीजिए प्रॉपर्टी का जब बंटवारा किया जाता है तो उसके पास अगर 2n प्रॉपर्टी है तो उसके 2 बेटे हैं तो दोनों को nn दे दिया जाता है। लेकिन अपने बॉडी में जो सेल डिवीज़न होता है ऐसा नहीं होता है। जब सेल डिवाइड होता है तो वो दोनों को 2n देता है, उसके पास भी 2n है और वो दोनों को भी 2n जो है प्रॉपर्टी दे रहा है। ठीक, वो बनाएगा, वो इतनी चीज़ें जितने भी सेल ऑर्गेनेली है उन सबको डबल कर देता है और जो क्रोमोसोम का नंबर है उन्हें वो डबल कर देता है और फिर दोनों को इक्वल देता है। ठीक, तो यहाँ पर ये होता है। तो इस लाइन में यही बोला जा रहा है कि पेरेंट और प्रोजेनी जो है वो एक ही है, दोनों में सेम है क्रोमोसोम नंबर। ठीक, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस हमने बताया कि एम फेज में 2 पार्ट है, न्यूक्लियर डिवीजन कैरियोकाइनेसिस होता है एंड इट इज़ वेरी इसेंशियल टू अंडरस्टैंड दैट सेल डिवीजन इज अ प्रोग्रेसिव प्रोसेस एंड वेरी क्लियर कट लाइन cannot be drawn between various stages. Karyokinesis involve 4 स्टेज, प्रोफेज है, मेटाफेज है, एनाफेज है और टीलोफेज है। मतलब कि जब न्यूक्लियस का डिवीजन होता है तो वो 4 स्टेज में होता है। साइटोकाइनेसिस अलग है, वो न्यूक्लियर डिवीजन के बाद होगा, कैरियोकाइनेसिस के बाद साइटोकाइनेसिस होगा। लेकिन कैरियोकाइनेसिस 4 स्टेज में हो रहा है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। अब प्रोफेज को देखते हैं। प्रोफेज 2 है, एक है अर्ली प्रोफेज और दूसरा है लेट प्रोफेज। ठीक, तो S और G2 फेज के बाद प्रोफेज आता है। ये हमने देखा कि S और G2 फेज के बाद M फेज आता है, तो M फेज का पहला स्टेज है प्रोफेज, तो S और G2 फेज के बाद प्रोफेज आता है। इसमें क्या होता है, न्यू DNA मॉलिक्यूल फॉर्म्ड आर नॉट डिस्टिंक्ट बट इंटरवाइन। प्रोफेज इज मार्क्ड बाई द इनिशिएशन ऑफ कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोमल मटेरियल। तो प्रोफेज का सबसे इम्पॉर्टेंट जो खासियत है वो यही है कि प्रोफेज में जो क्रोमोसोम मटेरियल है वहाँ पर वो कंडेंस होना शुरू हो जाता है। ठीक, मतलब कंडेंस होना कि लेस डेंसिटी एंड हाई मास, कम जगह में ढेर सारे, ये ऐसा पूरा हेलिक्स है। अब इसमें पूरे एकदम कंडेंस फॉर्म में क्रोमोसोम जो है वो भर जाएंगे। ठीक, तो ये आपका प्रोफेज में होता है। प्रोफेज का पहचान यही है कि इनिशिएशन ऑफ कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोमल मटेरियल। ठीक, यहाँ पर ये हमें देखने को मिलता है। द क्रोमोसोमल मटेरियल बिकम अनटैंगल्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ क्रोमेटिन कंडेंसेशन। ठीक, द क्रोमोसोम विच हैड अंडरगोन डुप्लीकेशन ड्यूरिंग एस फेज ऑफ इंटरफेज नाउ बिगिन टू मूव टूवर्ड्स द अपोजिट पोल ऑफ द सेल। ठीक, तो जो क्रोमोसोम है ये अब अपोजिट, ये सेल है, सेल का एक ये पोल और एक ये पोल। ठीक, तो यहाँ पर ये क्रोमोसोम, तो ये सेंट्रोमियर से इस तरीके से जुड़ा हुआ है, तो अब ये अपोजिट पोल की तरफ क्या होगा, खींचना शुरू होंगे। ठीक, मूव करना ये शुरू कर देते हैं प्रोफेज में। अब प्रोफेज का कुछ इंपॉर्टेंट खासियत क्या है कि क्रोमोसोमल मटेरियल कंडेंस टू फॉर्म कॉम्पैक्ट माइटोटिक क्रोमोसोम। ठीक है, क्रोमोसोम मटेरियल कंडेंस होना हो जाता है, ये हमने देखा। क्रोमोसोम्स आर सीन टू बी कंपोज्ड ऑफ 2 क्रोमेटिड अटैच टुगेदर एट द सेंट्रोमियर। तो ये मैंने बताया कि 2 क्रोमेटिड हैं और सेंट्रोमियर से ये जुड़ी हुई हैं। क्रोमोसोम विच हैड
undergone duplication during interphase begin to move towards opposite pole of the cell, each centromere radiates out microtubule called esters। ठीक, तो क्या है कि ये सेल है और ये आपका क्रोमोसोम सेंट्रोमियर से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर कुछ एस्टर बॉडीज़ बनना शुरू हो जाती हैं। ठीक, यही एस्टर बॉडी जो है इसमें आपको थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो है वो देखने को मिलेंगे, जो कि क्रोमोसोम जो है जो क्रोमेटिड है इसे अपोजिट पोल पे खींचने में, ब्रेक करने में हेल्प करते हैं। तो एस्टर बॉडी का फॉर्मेशन होना यहाँ पर शुरू हो जाता है आपके प्रोफेज में। ठीक, ईच सेंट्रोमियर रेडिएट आउट माइक्रोट्यूब्यूल्स कॉल्ड एस्टर। तो माइक्रोट्यूब्यूल ये क्या, पतले पतले धागे जैसे, इसे एस्टर बोला गया। द टू एस्टर्स टुगेदर विद स्पाइंडल फाइबर फॉर्म माइटोटिक अपरेटस। ठीक, तो ये यहाँ पर दो एस्टर का फॉर्मेशन होगा, तो एक एस्टर आपका नॉर्थ पोल पे जाएगा और एक आपका साउथ पोल पे आ जाएगा, तो ये मूव करना शुरू कर देते हैं आपके प्रोफेज में। अब हम आगे देखते हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट क्या है कि लेट फेज। लेट फेज में क्या होता है, एक तो अर्ली फेज आप ये देखिए किसमें क्या है कि किस तरीके से क्रोमोसोम बिल्कुल कंडेंस फॉर्म में है। ठीक, लेट फेज में क्या हो रहा है कि यहाँ पर जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ब्रेक होना शुरू हो जाता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर होना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि अब जो है क्रोमोसोम जो है वो बिल्कुल कंडेंस फॉर्म में हो गया है। अब वो पूरे साइटोप्लाज्म में फैलना चाह रहा है, पूरे सेल के अंदर वो अपना काम करना शुरू करना चाहता है। तो इसलिए अब आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन धीरे धीरे डिसअपियर हो जाएगा लेट प्रोफेज में। और जितने भी सेल ऑर्गेनेली हैं, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियर इन्वलप है, ये सब आपका डिसअपियर होना शुरू हो जाता है लेट प्रोफेज में। ठीक, तो लेट प्रोफेज में क्या होता है, दो चीज़ें होती हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर होता है, ब्रेक होता है, और आपका जो सेल ऑर्गेनेली है, कौन से, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स है, न्यूक्लियर इन्वलप है और न्यूक्लियोलस है, ये सब आपके डिसअपियर होना शुरू हो जाते हैं। अब आता है मेटाफेज। मेटाफेज में क्या होता है कि इसमें कंडेंसेशन प्रोसेस जो है वो फाइनली कंप्लीट हो जाता है। मेटाफेज में शुरू हुआ था आपका प्रोफेज में, अर्ली प्रोफेज जो था उसमें कंडेंसेशन शुरू हुआ था, और मेटाफेज में ये कंप्लीट हो जाता है, मतलब बिल्कुल कंडेंस फॉर्म में, एकदम घने फॉर्म में कह सकते हैं आप, क्रोमोसोम यहाँ पर बिल्कुल तैयार हो जाते हैं। और अगर क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि मेटाफेज में ही ये काफ़ी ज़्यादा आसान होता है कि यहाँ पर इन दिस स्टेज एट विच मार्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम्स इज मोस्ट इजली स्टडी। क्रोमोसोम को अगर आसानी से स्टडी किया जाता है तो वो मेटाफेज में ही किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर ये काफ़ी क्लियर समझ में आते हैं, इनका जो प्रोसेस है, वर्क जो है वो सब काफ़ी क्लियर यहाँ पे समझ में आता है। ठीक, अब क्या है कि सिस्टर क्रोमेटिड, दो सिस्टर क्रोमेटिड बनती हैं विच आर हेल्ड टुगेदर बाय द सेंट्रोमियर। ठीक, दो सिस्टर क्रोमेटिड बनी ऐसे, तो एक तो ये क्या था, ये पेरेंट था, ये अपना एक और ऐसे क्रोमेटिड बनाता है। ठीक, तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर भी ढेर सारे क्रोमेटिन आ गए, फाइबर्स यहाँ पे भी आ गए, और उनके भी चारों साइड क्या हुआ, एक कवरिंग आ गया। तो ये तो पेरेंट है, और यहाँ पर ये बोल दिया गया सिस्टर क्रोमेटिड, जो ये न्यू बना है। दोनों एक ही सेंट्रोमियर से जुड़े हुए रहते हैं, ये चीज़ ध्यान में देना है। सेंट्रोमियर के ऊपर एक और स्ट्रक्चर बन जाता है जिसे बोला जाता है काइनेटोफोर, जो कि डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पर बोला गया है कि काइनेटोफोर, सेंट्रोमियर के ऊपर एक स्ट्रक्चर बनेगा काइनेटोफोर, जो कि एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है। काइनेटोफोर का काम क्या होता है कि जो ईस्टर बॉडीज बनती हैं, जो ईस्टर के फिलामेंट बनते हैं, वो इसी काइनेटोफोर से आकर के अटैच होते हैं। ठीक, आप ये डायग्राम देखिए कि यहाँ पर क्या है, तो ये जो यहाँ पर व्हाइट कलर का आपको रेड के ऊपर शो किया गया है, ये है काइनेटोफोर और ये है एस्टर के फिलामेंट। तो ये एस्टर फिलामेंट आपको यहाँ से जो अटैच दिख रहे हैं, तो काइनेटोफोर से ही एस्टर के फिलामेंट अटैच होते हैं, सेंट्रोमियर से अटैच नहीं होते हैं, ये चीज़ याद रखना है। और यहाँ पे क्या है, क्रोमोसोम दैट आर मूव्ड इनटू पोजीशन एट द सेंटर ऑफ द सेल। ठीक, तो यहाँ पर जो क्रोमोसोम है वो सेंटर में, सेल के सेंटर में आकर सेट होना शुरू हो जाते हैं। ठीक, क्रोमोसोम कमिंग लाई एट द इक्वेटर विद वन क्रोमेटिड ऑफ ईच अदर क्रोमोसोम कनेक्टेड बाय द काइनेटोफोर टू स्पैंडल फाइबर फ्रॉम वन पोल एंड सिस्टर, 1 मिनट, and its
सिस्टर क्रोमेटिड कनेक्टेड बाय इट्स काइनेटोफोर टू स्पाइंडल फाइबर फ्रॉम अपोजिट पोल। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक तो ये सेल के बीच में आकर के एक प्लेट लाइक स्ट्रक्चर बनेगा, जिसे एक प्लेट लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होगा, जहाँ पर ये पूरे जो क्रोमोसोम है, जो सिस्टर क्रोमेटिड है, ये आकर के सेट हो जाते हैं और ये स्पाइंडल फाइबर से जुड़ जाते हैं और अपोजिट पोल की तरफ ये खींचना शुरू होते हैं। द प्लेन ऑफ फिलामेंट, द प्लेन ऑफ अलाइनमेंट, जो मैंने कहा कि प्लेट लाइक स्ट्रक्चर बनता है जिसे मेटाफेज प्लेट बोलते हैं। जैसे आप चॉपिंग बोर्ड पे वेजिटेबल्स को कट करते हैं, उसी तरीके से यहाँ पर एक प्लेट का फॉर्मेशन होगा, जहाँ पर ये क्रोमोसोम जो हैं आकर के सेट हो जाते हैं ऐसे बीच में, और फिर जो यहाँ पर ईस्टर बॉडीज़ हैं उनके फिलामेंट से ये जुड़ जाते हैं। फिर वहाँ से इनमें क्या होता है, ये खींचना इसे शुरू करते हैं, देन ये साउथ पोल और नॉर्थ पोल पे जाकर के सेट हो जाते हैं। ठीक, तो मेटाफेज प्लेट का फॉर्मेशन मेटाफेज में होता है और इनका काम क्या है कि यहीं पर आकर के ये बीच में सेल के बीच में सेट होंगे और ईस्टर बॉडीज जो हैं इनसे अटैच हो जाएंगी। मेन काम क्या है, स्पाइंडल फाइबर अटैच टू काइनेटोफोर्स ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है, ये हमने देख लिया। क्रोमोसोम आर मूव टू स्पाइंडल इक्वेटर एंड गेट अलाइन अलॉन्ग मेटाफेज प्लेट थ्रू स्पाइंडल फाइबर्स और बोथ पोल्स। तो ये हो गया कि दोनों पोल जो हैं इनसे अटैच हो गए हैं इनके फाइबर, और ये मेटाफेज प्लेट पे सेट हो चुके हैं। अब एनाफेज में क्या होता है, एट द ऑनसेट ऑफ एनाफेज में क्या हो रहा है, क्रोमोसोम अरेंज्ड एट द मेटाफेज प्लेट इज स्प्लिट साइमल्टेनियसली एंड द टू डॉटर क्रोमेटिड नाउ रिफर टू एज डॉटर क्रोमोसोम ऑफ द फ्यूचर डॉटर न्यूक्लियाई। ठीक, तो यहाँ पर क्या हुआ कि अचानक से क्या होता है, ये स्प्लिट हो जाते हैं। जो डॉटर, जो यहाँ पर सिस्टर क्रोमेटिड थे, ठीक, तो ये क्या हुए, दोनों एक साउथ पोल पे चला जाएगा, एक नॉर्थ पोल पे चला जाएगा। तो यहाँ पर ऐसे इस तरीके से डॉटर न्यूक्लियाई का, फ्यूचर डॉटर न्यूक्लियाई जो है इनका फॉर्मेशन होता है। ठीक, ये क्या करते हैं, बिगिन देयर माइग्रेशन टूवर्ड टू अपोजिट पोल। फिर यहाँ से ये मूव करना शुरू करते हैं। एज ईच क्रोमोसोम मूव अवे फ्रॉम द इक्वेटोरियल प्लेट, द सेंट्रोमियर of each chromosome remain directed toward the pole and hence leading edge with the arm of the chromosome trailing behind। ठीक, तो वही चीज़ है कि ये अपोजिट पोल की तरफ क्या होते हैं, ये खींचना शुरू हो रहे हैं और सेंट्रोमियर जो क्रोमोसोम का है डायरेक्टली उसकी तरफ ये खींच रहे हैं। अब आगे देखते हैं कि वहाँ पे क्या बोला जा रहा है। तो इस डायग्राम में आपको काफ़ी बढ़िया समझ में आएगा। सेंट्रोमियर स्प्लिट एंड क्रोमेटिड सेपरेट। सेंट्रोमियर जो है, ठीक, तो हमने कहा कि एक ही सेंट्रोमियर से ये जुड़े होते हैं, तो सेंट्रोमियर भी यहाँ पर अब डिवाइड हो गया। सेंट्रोमियर जो है डिवाइड हो गया और दोनों यहाँ पर इस तरीके से जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है इसका ये ऐसे फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक, अब क्या है, क्रोमेटिड मूव अपोजिट पोल। अब ये क्रोमेटिड अपोजिट पोल पे, साउथ और नॉर्थ पोल पे जा करके सेट होते हैं, ये मूव करना शुरू कर देते हैं। टीलोफेज में क्या होता है, एट द बिगनिंग ऑफ द फाइनल स्टेज। ठीक, ये टीलोफेज फाइनल स्टेज है कैरियोकाइनेसिस का, दैट इज टीलोफेज। क्रोमोसोम दैट हैव रीच्ड देयर रिस्पेक्टिव पोल्स डीकंडेंस्ड एंड लूज देयर इंडिविजुअलिटी। ये इसका मेन खासियत है कि अभी तक हमने देखा कि आपके प्रोफेज में क्रोमोसोम कंडेंस होना शुरू हो रहे थे और मेटाफेज में उनका कंडेंसेशन कंप्लीट हो रहा था, लेकिन टीलोफेज में अब ये डीकंडेंस होना शुरू होंगे और ये जो दोनों डॉटर क्रोमेटिड बने हैं ये अपोजिट पोल पे जा करके सेट हो जाएंगे। ठीक, इंडिविजुअल क्रोमोसोम कैन नो लॉन्गर बी सीन एंड ईच सेट ऑफ क्रोमेटिन मटेरियल टेंड टू कलेक्ट एट ईच ऑफ द टू पोल्स एंड दिस इज द स्टेज विच शो द फॉलोइंग इवेंट। अब देखिए मेन की पॉइंट क्या दिया गया है कि इसमें कौन कौन से इवेंट आपको देखने को मिलते हैं। क्रोमोसोम्स क्लस्टर एट अपोजिट स्पाइंडल पोल्स एंड देयर आइडेंटिटी इज लॉस्ट एज डिस्क्रीट इवेंट। ठीक, तो अपोजिट पोल पे पहुंच जाते हैं, इनका जो आइडेंटिटी है वो सब अब डिसअपियर हो जाता है। न्यूक्लियर इन्वलप डेवलप होना शुरू हो जाता है अराउंड द क्रोमोसोम क्लस्टर एट ईच पोल फॉर्मिंग टू डॉटर न्यूक्लियाई। तो अभी क्या हुआ था कि जो लेट प्रोफेज था वहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पूरा डिसअपियर होना शुरू हो रहा था। अब यहाँ पर क्या है कि जब सेल का डिवीजन हो, जो क्रोमेटिड हैं वो डिवाइड हो चुकी हैं,
अपोजिट पोल पे पहुंच चुकी हैं। ठीक, तो अब यहाँ पर जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, इन्वेलप है, वो डेवलप होना शुरू होगा और न्यूक्लियोलस गोल्जी कॉम्प्लेक्स ये सब जो है अब यहाँ पर अपीयर होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि अब जो है पूरा आपका प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। न्यूक्लियर डॉटर जो क्रोमेटिड है वो सब बन चुकी हैं। तो हमने कहा कि कैरियोकाइनेसिस के बाद साइटोकाइनेसिस आता है। तो आपने देखा कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी सबके चारों तरफ बन गया है। अब क्या होगा, अब साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा, तब जा कर के प्रॉपर सेल का फॉर्मेशन होगा। तो आप इस वाले स्टेज में देखिए, यहाँ पर इस डायग्राम में देखिए कि पूरा यहाँ पर डिवीजन हो चुका है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन चुका है, स्टर बॉडीज जो ये सब डिसअपियर होना शुरू हो गई हैं। अब यहाँ पर साइटोकाइनेसिस सेल जो साइटोप्लाज्म है उसका डिवीजन भी अब शुरू होगा, ताकि दो ऐसे सेल का फॉर्मेशन हो जाए। तो पढ़ते हैं, माइटोसिस accomplishes not only the segregation of duplicated chromosome into daughter nuclei, मतलब काइनेसिस कैरियोकाइनेसिस ही नहीं होता, itself is divided into two daughter cell by the separation of cytokinesis called karyocytokinesis, at the end of which cell division gets completed। ठीक, तो यहाँ से सेल डिवीजन पूरा कंप्लीट हो जाता है साइटोकाइनेसिस के बाद। इन एन एनिमल सेल इट इज अचीव्ड बाय द अपीयरेंस ऑफ फरो ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो एनिमल सेल में क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है ये आप देख रहे हैं कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों साइड से बीच में पूरा घूमने लगता है, पूरा बीच में ये एक दूसरे से चिपकने लगता है, एक फरो बनने लगता है। ठीक, एनिमल सेल की बात की जा रही है। लेकिन प्लांट सेल में हम जानते हैं कि सेल वॉल पाया जाता है, तो वहाँ पर सेल वॉल का भी डिवीजन होगा, जबकि एनिमल सेल में नहीं है, तो वहाँ पर काफ़ी आसान है। लेकिन प्लांट सेल में थोड़ा सा मुश्किल है, जस्ट बिकॉज ऑफ द सेल वॉल। ठीक, तो प्लांट सेल हाउएवर आर इनक्लोज्ड बाय रिलेटिवली inextensible cell wall, therefore they undergo cytokinesis by a different mechanism। इनमें अलग तरीके से होता है। प्लांट सेल सिल्वर फॉर्मेशन स्टार्ट इन द सेंटर ऑफ द सेल एंड ग्रोज टू आउटवर्ड टू मीट द एक्सटेंसिव लेटरल वॉल। तो यहाँ पर एक सेल प्लेट का फॉर्मेशन होता है। कैसे होता है, तो ये है प्लांट सेल, यहाँ पर ऐसे इस तरीके से दो आपके न्यूक्लियस बन गए। अब क्या है, तो यहाँ पर एक प्लेट का फॉर्मेशन होता है, सेल प्लेट का फॉर्मेशन होता है, जो कि जा कर के दोनों साइड से सेल वॉल से जुड़ जाता है, और यही सेल प्लेट आपका इस सेल वॉल को दो पार्ट में ऐसे दोनों साइड से ब्रेक कर देता है। ठीक, तो यही यहाँ पे कहा जा रहा है कि एक आउटग्रोथ होगा, दोनों साइड से जा कर के इस पर जुड़ जाएंगे और वहाँ पर एक सेल प्लेट का फॉर्मेशन होगा जो कि इस सेल वॉल को ब्रेक करेगा। तो इसे जो ये सेल प्लेट है इसे मिडिल लेमला बोला जाता है। मिडिल लेमला का हम काम जानते हैं कि क्या होता है, ये सेल जो दो सेल होते हैं एडजेसेंट सेल, उन्हें ये जोड़ने में काम करता है मिडिल लेमला। ठीक, यही प्लेट आगे जा कर के मिडिल लेमला बोला जाएगा, और मिडिल लेमला का काम है कि दो एडजेसेंट सेल को ऐसे उनके बीच में मिडिल लेमला पाया जाता है, उसे जोड़ने का काम करता है। एट द टाइम ऑफ साइटोप्लाज्मिक डिवीजन ऑर्गेनेल्स लाइक माइटोकॉन्ड्रिया प्लास्टिड गेट डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द टू डॉटर सेल। तो ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया जो हमने कल देखा था, कल के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो फिजन के थ्रू उसमें डिवीजन होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, जितने भी सेल ऑर्गेनेल है वो सब दो दो बन जाएंगे, दो पार्ट में डिवाइड हो जाएंगे और दोनों अलग अलग सेल में पहुँच जाएंगे। इन सम ऑर्गेनिज्म कैरियोकाइनेसिस इज नॉट फॉलोड बाय द साइटोकाइनेसिस। ठीक, तो कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिनमें कैरियोकाइनेसिस के बाद साइटोकाइनेसिस नहीं होता है, तो वो उसमें क्या पाया जाता है। ठीक, तो क्या है कि सम ऑर्गेनिज्म कैरियोकाइनेसिस इज नॉट फॉलोड बाय द साइटोकाइनेसिस एज अ रिजल्ट ऑफ विच मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन अराइज लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ सिंसाइसियम। तो मैंने आपको बताया था सिंसाइसियम क्या होता है, जब ढेर सारे सेल मिल करके पूरा एक सेल बना ले, उसमें ढेर सारे न्यूक्लियस आ जाए। तो सपोज कीजिए जब किसी सेल में कोई सेल है उसमें डिवीजन में क्या हो कि साइटोकाइनेसिस ना हो, मतलब वो सेल डिवाइड ना हो, ढेर सारे ऐसे न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होता जा रहा है लेकिन वो सेल डिवाइड नहीं हो रहा है, तो उस सीन को बोलेंगे, उस प्रोसेस को बोलेंगे सिंसाइसियम। और ये आपको कोकोनट का जो लिक्विड एंडोस्पर्म होता है उसमें देखने को मिलता है। तो ये आपको याद रखना है, सिंसाइसियम कहाँ पे, लिक्विड एंडोस्पर्म इन क्रोमोसोम कोकोनट, आपको ये देखने को मिलेगा। ठीक, अब क्या है सिग्निफिकेंस क्या है, तो मैंने आपको पहले ही बताया, लेकिन थोड़ा सी बार पढ़ देते हैं। माइटोसिस और द इक्वेशनल डिवीजन इज यूजली रिस्ट्रिक्टेड टू द डिप्लॉयड सेल में ही पाया जाता है, ये हमने देखा। लोअर प्लांट्स जैसे सब इंसेक्ट हैं, हेप्लॉयड इंसेक्ट हैं, इनमें क्या होता है, माइटोसिस जो है सेल डिवीजन इनमें पाया जाता है। ठीक, तो वो क्या है, हेप्लॉयड होते हैं, तो उनमें भी पाया जाता है, जो कि आपने ऊपर देखा। इट इज़ वेरी एसेंशियल टू अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस डिवीजन इन
द लाइफ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, आर यू अवेयर ऑफ सम एग्जाम्पल वेयर यू हैव स्टडीड अबाउट haploid and diploid insects? Mitosis usually result in the production of diploid daughter cell with identical genetic complement. ठीक है, तो वही चीज़ है, दो डॉटर सेल बन जाएंगी, दोनों में एक जैसा जेनेटिक कंप्लीमेंट होगा. द ग्रोथ ऑफ द मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म इज ड्यू टू द माइटोसिस. ठीक है, तो हम लोग क्या है, मल्टी सेलुलर है, हमारे में जो डिवीजन होता है वो माइटोसिस होता है. द सेल ग्रोथ रिजल्ट इन द डिस्ट्रीब्यूटिंग द रेशियो बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द साइटोप्लाज्म. It therefore become essential for the cell to divide to restore the nucleocytoplasmic ratio. A very significant distribution to mitosis is the cell repair. तो इसका मेन सबसे काम क्या है कि सेल जो है रिपेयर होते हैं. ठीक, सेल की रिपेयरिंग होती रहे, इसलिए सेल डिवीजन बार बार होता रहता है. द सेल ऑफ द अपर लेयर ऑफ द एपिडर्मिस. ठीक, तो हमने आपको बताया था कि जो अपने बॉडी का जो आउटर लेयर है वो एपिडर्मिस जो है, टिश्यूज जो है एपिडर्मल टिश्यू, उनसे ये बना होता है. तो इसलिए एपिडर्मल टिश्यूज में हमेशा सेल डिवीजन पाया जाता है. ठीक, सेल ऑफ द लाइनिंग ऑफ द गट, वही मैंने बताया कि जो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट होता है, जो गट होता है, उसकी जो लाइनिंग होती है उसके सेल में हमेशा डिवीजन होता रहेगा. ब्लड सेल, उसमें भी आपके सेल डिवीजन हमेशा होते रहते हैं. माइटोटिक डिवीजन इन द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, एपिकल एंड लेटरल. तो एपिकल मेरिस्टेम क्या होता है, जो प्लांट में होता है. एपिकल मेरिस्टेम पौधे की लंबाई में जो पौधे में लंबाई में वृद्धि होती है एपिकल मेरिस्टेम से होती है, और जो पौधे की चौड़ाई में जो वृद्धि होती है वो लेटरल मेरिस्टेम से होती है. तो वहाँ पर भी क्या हो रहा है, वृद्धि हो रही है. वो बाहरी सरफेस है, ठीक, लंबाई और चौड़ाई जो बाहर का एक पौधे का जो लेयर है, तो उसमें भी सेल डिवीजन की हमेशा ज़रूरत पड़ेगी, वो सेल की रिपेयरिंग की ज़रूरत पड़ेगी. ठीक, तो ये सब हो गया आपका सेल साइकिल. बाकी है मियोसिस. तो मियोसिस हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे. आई होप आप लोगों को समझ में आया हो, अच्छा लगा हो. चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. क्यों? क्योंकि इतने आसानी से इतने कम टाइम में समझाया जा रहा है, और आपको वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको ऐसे ही अच्छे वीडियो मिलते रहें, बैक टू बैक आपको ऐसे वीडियोस मिलते रहें. और वीडियो को लाइक कीजिए, और भी लोगों के साथ शेयर कीजिए जो पढ़ने वाले हैं, जिन्हें बायोलॉजी पढ़नी है, और उनके साथ शेयर कीजिए. उन्हें बताइए कि काफ़ी आसानी से, काफ़ी कम समय में यहाँ पे चीज़ों को कंप्लीट किया जा रहा है. तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल. थैंक यू सो मच. नेक्स्ट वीडियो में मियोसिस प्रोसेस को देखेंगे.